आप सुन रहे हैं इस कदर प्यार है भाग 4। कार्तिक खुद को कई बार ऊपर से नीचे देखता है और हर बार वही कपड़े देख गुर्राते हुए बोलता है, देख देख एक हैंडसम लड़के की क्या हालत कर दी तूने। जिस बॉडी में डेनिम होनी थी उसमें सारा चिथड़े पहना रखे हैं और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। देव गली के मुहाने पे खड़ा अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था, जबकि कार्तिक अपने आप में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तेरी वजह से ना अपने घर से छुप कर निकला हूँ कि कहीं मेरे घर वाले ना मुझे ऐसे देख लेना तो सारे अपने गली के कुत्ते मेरे पीछे छोड़ दें। मैं बता देता हूँ ये आखिरी बार है और इसके बाद मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानने वाला हूँ। तो खुद तो पगलैती कर ही रहा है, उससे भी करवा रहा है। कौन है वो लड़की? हाँ, तेरी गर्लफ्रेंड है जो उसके लिए अपनी लंगोटिया यार की तू जान ले रहा है। भन्नाए हुए कार्तिक की ओर मुड़ता हुआ देव बेहद गंभीर स्वर में बोलता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर जो भी है उसे मदद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, गुस्से में उसके कंधे को धक्का देते हुए बोलने लगा कार्तिक, और तू ये कैसे कह सकता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो भी जिंदा ही हो? ये भी तो हो सकता है कि सालों पहले किसी ने लिखा हो और ये कागज़ हम तक आज पहुंचा हो। तो सोच, वो कोई तू ढूंढते हुए पहुंचा और कोई दादी माँ खांसती हुई दरवाज़ा खोलती हमारे सामने दिखी तो? नहीं, ये तो देव उसका हाथ झटकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, ये जो भी है उसका नाम नीमा है और हाल के कुछ दिन में उसने ये सब लिखा है। हाँ, वो डी उसका प्रेमी हो सकता मैं नहीं हूँ, पर इतना पता है कि वो जो भी है वो मुसीबत में है। तो तू इतना श्योर कैसे है, बता? देख ये कॉपी के पन्ने देख कर खुद ही बता, तुझे ये कितने पुराने लगते हैं ये? और जिसने भी इसमें लिखा है उसने कई कॉपी के बीच बीच के पन्नों में लिखा, और अब तक मिले पन्नों को ध्यान से देखने से मुझे ये पता चला ये अपना लिखा छुपाने के लिए उसने कॉपी के बीचों बीच किसी पन्ने में लिखा, ताकि आसानी से कोई उसका लिखा पकड़ ना पाए। ये कॉपी जो पूरी तरह से खाली है और एक ही तरह की है, तो ज़रूर उसके आसपास कोई नई कॉपी रही होगी, या तो उस घर में बच्चे होंगे या दुकान होगी घर में, क्योंकि डायरी हर घर में मिल सकती है, कॉपी सिर्फ ज़रूरत पे ख़रीदी जाती है। उसने अपनी बात कहने के लिए कॉपी चुनी ताकि जब भी ये उस घर से बाहर जाए तो पन्ने किसी न किसी के हाथ ज़रूर लगे, जो मेरे हाथ लग गए। देव एक सांस में इस तरह कह गया कि एकदम से चुप होने के बाद वह गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कार्तिक तो उसे आंखें फाड़े और खुले मुंह के साथ देखता रह गया। यार ये संकेत है, शायद ईश्वर ने उसकी मदद के लिए हमें चुना है। मुझे नहीं पता ये पन्ने आखिर क्यों बार बार मेरी निगाहों के सामने आते रहे। भाई कुछ भी करके मुझे मदद करनी है उसकी, और अगर तुझे सही नहीं लगता तो तू जा, आज़ाद है, जा, तुझे कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए देव कार्तिक के कंधे पे हाथ रखता है, जिसे झटकते से हटाते हुए कार्तिक बोलता है, अच्छा तू कहेगा और मैं तुझे अकेला छोड़ के इस बवेले में छोड़ के चला जाऊँगा? कतई नहीं। अब देख मैं कितना अच्छा कबाड़ी वाला दिख रहा हूँ। कभी तूने देखा है कोई कबाड़ी वाला तेरे जैसा हट्टा कट्टा हो? हंसेंगे सब तेरे ऊपर। तू यहीं रुक, मैं झट से ना सब पता करके आता हूँ। देखना तेरा भाई कार्तिक ऐसा कबाड़ी वाला बनेगा ना कि कबाड़ी वाला खुद हैरान रह जाएगा। अपने कंधे उचकाते हुए देव को पीछे छोड़कर कार्तिक आगे बढ़ जाता है। दोनों ने अपनी अपनी गली चुन ली और उस ओर कबाड़ी वाले के भेष में बढ़ गया, क्योंकि वे सुनिश्चित थे कि अक्सर लिफाफा बनाने वाले अपने आसपास की गलियों से कागज़ को इकट्ठा करते हैं। साथ ही हर कॉपी किताब की दुकान पर नज़र रखनी है। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद और इधर उधर करते जो भी कागज़ उनके हाथ आए उसमें कोई भी नीमा के हाथ का लिखा कागज़ नहीं था। दिन से शाम हो गई। शाम तक वे गली गली भटकते रहे, पर कुछ भी क्लू उनके हाथ नहीं आया। तो निराश और हताश दोनों दोस्त वापस अपनी टपरी पर उदासीन बैठ गए। रात होते होते वे घर वापस भी चले गए। घर पहुंचकर भी देव उस तंद्रा से निकल नहीं पाया। बार बार वो नाम उसके मस्तिष्क में घुमड़ता रहा। इसे पूरी रात उसकी बेचैनी में कटी।
देव उठते ही अब किसी अंधेरी गली के छोर पर खड़ा किसी की आवाज़ पर कान लगाया था। ये आवाज़ उसके नाम की पुकार थी, एक दारुण पुकार। आवाज़ सुन देव के लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। दौड़ता हुआ वो एक घर के अंदर प्रवेश कर गया। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक करुण पुकार उसे रास्ता दिखाती रही और वो तेज कदमों से उस आवाज़ को टोहता हुआ एक छोटे से कमरे में पहुंचता है। कमरे में दरवाज़ा नहीं था या वो खुला था, उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि निगाह तो सामने मध्यम रोशनी में दिखते एक इंसानी साए पर थी। वह उसे पुकार रही थी। देव भी बिना देर किए उसके पास पहुंच गया। वो उसके आगे अपने बंधे हाथों को खोलने की प्रार्थना करने लगी, जिससे वो उसके हाथ के बंधन को खोलने का प्रयास करने लगा, पर बार बार उसका हाथ फिसल जाता। तभी उसे लगा वहाँ कोई आ रहा है और वो और तेजी से उस बंधन को खोलने का प्रयास करने लगा, पर बार बार उसका हाथ फिसल जाता। इससे वह परेशान हो उठा। वह फिर उस बंधन को खोलने लगा और फिर उसका हाथ फिसल गया कि तभी किसी हाथ का भार उसे अपने कंधे पे महसूस हुआ और वह डर कर लगभग उछल ही पड़ा। वह डर कर बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से नहा गया था। वह आँख खोले अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखता है। वह तो अपने कमरे में था। क्या ये कोई सपना था? क्या वह नाम इस कदर उसके दिलो दिमाग में हावी हो गया है? वह अपने सूखते होंठ पर जी फेरता किसी तरह से अपनी तेज उफनती सांसों को संतुलित करने का प्रयास करता उठकर बाहर निकलने जाता है। कमरे से बाहर निकलते वह टेबल पर रखी बोतल से अपना गला तर करने लगा था। देव, वह आवाज़ की दिशा की ओर गर्दन घुमाकर देखता है तो वहाँ माँ खड़ी थी। क्या हुआ आज इतनी सुबह? वह आश्चर्य से देव की बढ़ गई। उसका चेहरा ध्यान से देखने लगे। देव उनके पीछे दिखती खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखता हुआ कहता है, क्या सुबह हो गई माँ? हाँ, सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं तो साधना के लिए उठी थी। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? ओह, 4 बज गए। बस यूं ही किसी सपने से अचानक आँख खुल गई। वह माँ के पास आता, उनके कंधे की ओर लाड़ से झुक जाता है। माँ भी उसका धर प्यार से सहलाती हुई कह रही थी, कोई सपना देखा था? क्या देखा? कुछ ठीक से याद नहीं माँ, पर क्या भोर का सपना सच होता है? हाँ, कहते तो हैं ऐसा, पर सपना तो सपना ही होता है ना। माँ प्यार से उसके बालों को बिगाड़ती हुई मुस्कुराई। देव फिर सोने चला गया, पर अब पूरी तरह से उसकी नींद उड़ गई थी। तो किसी तरह से रोशनी होने तक वह करवट बदलता बिस्तर पर ही पड़ा रहा। आखिर सुबह मुख्य कमरे आते टीवी के सामने पड़ा खुद को बहला रहा था। अरे वाह भैया, आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया आपका। खिलखिलाती हुई अवनी देव के सर के बगल में बैठ गई। हाँ, देव बोझल सा हाँ कहता टेबल पर आँख कड़ाए रहा। क्या हुआ, कोई बात है भैया? इस पर देव खामोश बना रहा। अवनी भी उसकी ओर टकटकी बांधे देख रही थी। अवनी, सुबह का सपना सच होता है क्या? क्या? अवनी एकदम से देव के गंभीर स्वर गले से उतार नहीं पाई। मैंने नीमा को देखा। क्या सच में वे उसी हालत में होगी? नीमा? अवनी चौंकती हुई अपनी जगह से उछली पड़ी। आप कैसे जानते हैं नीमा के बारे में? वो तो मेरी दोस्त है। ये सुनते देव लगभग छलांग में सोफे पर उठकर बैठ जाता है। पहले आप बताइए, आप कैसे जानते हैं नीमा के बारे में? वो तो मेरी क्लासमेट है। अवनी अपनी आश्चर्य भरी आंखें देव पर जमाई थी। देव खामोश था, धीरे धीरे जैसे होश में आ रहा था। अब उसे एहसास हो गया कि अपने बेख्याली में वह नीमा नाम ले बैठा, और ये इत्तेफाक ही है कि दुनिया की जिस नीमा को वह जानता है वह उसकी बहन की क्लासमेट तो कतई नहीं हो सकती। कुछ नहीं, मैं किसी और नीमा की बात कर रहा था। दुनिया में कोई एक ही नीमा तो नहीं होगी ना? अच्छा, लड़की, बताओ मम्मी को। अब की वह शरारत से मुस्कुराई, पर देव के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। इससे जल्दी ही अपनी हंसी समेटती अवनी भाई की आंखों में झांकती हुई बोली, भैया क्या कोई परेशानी वाली बात है?
मैंने आज से पहले कभी आपको इतना परेशान और उदास नहीं देखा। हाँ अवनी, नीमा बहुत मुश्किल में है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। नीमा? कौन नीमा? मेरी फ्रेंड के अलावा वाली कोई नीमा? उसके आश्चर्य भरे भाव पर देव सिलसिलेवार सब बता देता है, जिसे हैरान वह सुनती रही। हाँ, बस यही बात है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। फिर भी मुझे बार बार यही लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी है और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अपनी उम्र से देव से कम थी, पर लड़कियों वाली भावनाओं ने उसे देव से कहीं ज़्यादा ही परिपक्व बना दिया था, जिससे वे देव की परेशानी से कहीं ज़्यादा उस नीमा की परेशानी से परेशान हो उठी। ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगी, आप मुझे वहीं ले चलिए। मैं नीमा नाम को उस गली में खोजती हूँ। मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा करोगी? हाँ, सहमति में वह सर हिलाती है, जिसकी खुशी देव के चेहरे पर प्रकट हो आई थी। तुरंत ही देव अवनी को लिए उसी गली तक आ पहुंचा और वह देखता रह गया कि अवनी में कितनी समझदारी से नीमा नाम की खोज हर घर में करने लगी थी। अवनी बहाने बहाने से नीमा नाम को खोजने लगी। कभी किसी से बात करती तो किसी के घर झांक आती। इस तरह काफ़ी देर वह इधर उधर करती रही, पर नीमा नाम को कोई नहीं खोज पाई, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव में भी अब निराशा छा गई थी। देव उसे वापस घर ले आया। सॉरी भैया, मैं आपकी ना कोई मदद नहीं कर पाई। चल कोई बात नहीं, तूने जितनी मदद की ये अपने आप में बहुत ज़्यादा थी। अब तू जा। अवनी उदास भाव से अपने कमरे में चली गई और देव अपने कमरे में। आज ऐसा दिन था जब ना वह कार्तिक से मिला और ना ही उसका कोई फ़ोन आया, जिससे वह घर से बाहर ही नहीं निकला। आखिर शाम तक किसी तरह खुद को बिस्तर में लिटाए वे कई बार सोने की कोशिश कर चुका था, पर नींद तो जाने कहाँ गुम हो चुकी थी, जिससे वह बाहर टहलने निकल गया। रात के 1 बज रहे थे। सड़क सुनसान बनी थी। लैंप पोस्ट की रोशनी में नहाया शून्यकाल सा नजर आ रहा था। कुछ पल सड़क पर टहलते देव इधर अंदर आने लगा, तभी झटके से वह मुड़ता है और सहसा उसे लगता जैसे कोई था जो उसे घूर रहा था। कुछ पल रुक कर वह उस ओर घूरता रहा, पर जब बहुत देर उसे कोई नहीं दिखता तो वह अंदर आ जाता है। आधे में फिर से सोने की कोशिश करता। कब नींद की आगोश में समा जाता उसे पता ही नहीं चलता। सुबह किसी के झंझोड़ने पर उसकी नींद खुलती है। वह निंदा सी आंखें जबरन खोलते हुए देखता है तो कार्तिक था वो, जो उसे पूरी तरह से हिलाते हुए उठा रहा था। अबे गधे बेच कर सोता है क्या? कब से उठा रहा हूँ। हाँ, वो देर से सोया था इसलिए। जब हाई लेता वह देव उठते हुए पूछता है, कल कहाँ मर गया था? समझ में मर ही गया था। पूरी दुकान मेरे हिलने छोड़कर पापा और भैया शहर से बाहर चले गए। मतलब पूरा दिन कस्टमर मेरा खून पी गए। सारे मोबाइल खुलवा लेते और भाग जाते। मन तो कह रहा था कि बोल दूँ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, पर मरता क्या ना करता, एक दिन में सारा खून पानी हो गया, इसलिए तुझसे बात भी नहीं कर पाया। पर तू बता, तेरी नीमा का खोजी अभियान कहाँ तक पहुँचा? भाव उचकाते हुए देव के चेहरे के भाव पर नज़र गड़ा देता है। कुछ भी नहीं, सब फंस रहा। तू सही है यार, सोचता हूँ सब बुरे सपने की तरह भूल जाऊँ। भाई अब तो ठीक कर रहा है। मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी हमारी। भाई लोग साथ साथ खाते घूमते, उसमें जासूसी का रोग कहाँ से लगा बैठा। चल तू हाथ मुँह धोकर चल और फिर बाहर चलो कुछ खाते हैं। रुक भाई, आज नहा तो लूँ, 2 दिन से नहीं नहाया। बिस्तर से नीचे उतरते हुए देव कहता है, अबे 2 दिन ही तो हुए हैं, मैं खुद 5 दिन के बाद आज नहाया। कसम से बहुत बदन टूट रहा है। अगली बार ना 7 दिन बाद नहाऊंगा। चल 5 मिनट में बाहर आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। कहते हुए कार्तिक उठने लगता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ से टकराई जो शायद उस कमरे में नहीं होनी चाहिए थी। वह लपक कर उसके पास पहुँचता है। वो कोई मिट्टी का ढेला था जिसे कागज़ में लपेट कर डाला गया था, और अब उससे बाहर निकली मिट्टी से कमरे का सफ़ेद फर्श कुछ अलग ही दिख रहा था। ये क्या है भाई?
उसे उठाते हुए कार्तिक देखता है कि लाल रंग से बड़ा बड़ा लिखा गया था उसमें। भाई इसमें लिखा है कुछ। देव भी वो सोर लपकता है। कार्तिक खोल कर उसे पढ़ने लगा था। तुम नीमा से दूर रहो, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ते हुए वे देव की ओर देखता हुआ दांत भींचते हुए बोला, साला कौन है वे जो हमें धमकी दे रहा है? देव इसको तो मैं। कार्तिक बोलते बोलते देखता है कि कुछ देर पहले देव के चेहरे पे आई परेशानी के भाव की जगह अब एक मुस्कान तैर गई थी, जिससे वह कुछ उलझ सा गया और गुस्सा होने के बजाय वे हंस रहा था। आखिर क्यों? पागल हो गया तू जो धमकी पढ़कर हंस रहा है? ये खुश होने वाली बात है देव। कार्तिक, खुश होने की बात? वो कैसे? अब मुझे भी समझा तू। अब जब तक हम अपनी खोजबीन से पूरी तरह से निराश हो चुके थे और आज तो शायद हम वो रास्ता भी छोड़ देते, लेकिन इस चिट्ठी ने हमें दिशा दे दी कि हम बिल्कुल सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हमें उसी दिशा में अपनी खोज जारी रखनी है, नीमा की खोज। कहते हुए देव के चेहरे पर एक विश्वसनीय मुस्कान तैर गई। तो क्या होगा आगे? क्या देव अपनी खोज जारी रखेगा? क्या उसकी खोज में कार्तिक साथ देगा? जानने के लिए सुनते रहें इस कदर प्यार है भाग 5। धन्यवाद।